तो अभी हमने बात की मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर, ये एक प्रोएक्टिव प्रोग्राम है। अगर आपने एर्गोनॉमिक्स का यूज करके अगर एमएसडी को अवॉइड करने के लिए कुछ स्टेप्स ली तो वो अच्छे स्टेप्स हो सकते हैं इनिशियल स्टेजेस में एमएसडी अवॉइड करने के लिए, और स्पेशली लॉन्ग टर्म के लिए या फिर क्रोनिक डिसीजेस अवॉइड करने के लिए। तो यहाँ पे एर्गोनॉमिक कंट्रोल है। तो जैसे अभी हमने एर्गोनॉमिक डिसऑर्डर देखे थे, वर्क रिलेटेड डिसऑर्डर्स, और इंडिविजुअल लेवल पे भी कुछ डिसऑर्डर्स देखे थे। यहाँ पे रिस्क फैक्टर्स भी हमने देखे थे। रिस्क फैक्टर्स में भी हमने वर्क रिलेटेड रिस्क फैक्टर और इंडिविजुअल रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स देखे थे। अभी ये इंडिविजुअल लेवल और वर्क रिलेटेड जो कुछ इश्यूज है या रिस्क फैक्टर्स है, उसको एर्गोनॉमिक का बेस लेके अगर आपको सॉल्व करना है तो यहाँ पे आप इंजीनियरिंग कंट्रोल का यूज कर सकते हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आपने आपके जो भी वर्क स्टेशंस होंगे अगर वो आपने ठीक तरह से डिजाइन किए, आपके जो गेस्चर पोस्चर कंफर्टेबल जो फैसिलिटीज है या फ्लेक्सिबिलिटीज है अगर उनकी डिजाइन करके ली तो उसको हम इंजीनियरिंग कंट्रोल थ्रू एमएसडीज अवॉइड कर सकते हैं। यानी कि जैसे अगर आपने टेबल की हाइट प्लस माइनस कर ली या चेयर की हाइट प्लस माइनस कर ली, या फिर अगर आपकी जो वेल्डिंग मशीनरीज है या ग्राइंडिंग मशीनरीज है या फिर ड्रिलिंग मशीनरीज है, या फिर अगर आप वर्किंग एट हाइट पे काम करते हैं तो वहां पे जो स्कैफोल्डिंग है, या फिर जो भी आप रूटीन काम करते हैं, जो आपका मेन वर्क स्टेशन है, वर्किंग एनवायरनमेंट में जहाँ पे काम करते हैं, वहां पे जो जगह है वो आपको कंफर्टेबल फील होना चाहिए। उस हिसाब से अगर आपने डिजाइन में चेंजेस किए, आपके कैबिन्स में चेंजेस किए, तो वो इंजीनियरिंग कंट्रोल थ्रू एर्गोनॉमिक का बेस लेके एमएसडीज अवॉइड करने के लिए प्रोएक्टिव टेक्निक होगी। उसके अलावा आप एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर कहीं मैनेजमेंट या कंपनीज आपको बहुत सारे फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, फ्लेक्सिबिलिटीज भी देती है, लेकिन आप उसका शायद ठीक तरह से काम नहीं करते होंगे या फिर फॉलो नहीं करते होंगे, इसलिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल की जरूरत होगी। और फिर अलग अलग सुपरवाइजर्स या ऑफिसर्स या मैनेजर थ्रू भी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आप कर सकते हैं। यानी कि आपको फोर्स करना पड़ेगा, आपको कुछ मोटिवेशन देना पड़ेगा, जिसके थ्रू आपको ये एर्गोनॉमिक का बेस लेके जो प्रॉपर टेक्निक से जिसकी वजह से एमएसडीज अवॉइड हो सकते हैं, वो कंट्रोल की टेक्निक आपको अडॉप्ट करनी होगी। तो यहाँ पे जो रिस्क फैक्टर्स होंगे वो इंडिविजुअल लेवल पे भी हो सकते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए शायद आपको कुछ लोगों को एथलेट ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, कुछ लोगों को शायद स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कंटिन्यू बेसिस पे करनी पड़ेगी, या कुछ लोगों को कुछ रिकवरी टूल्स भी आपको यूज करना पड़ेंगे। तो डिपेंड से आपकी वर्किंग स्टाइल क्या है, आप कितना टाइम काम करते हैं और किस नेचर का काम करते हैं। जैसे अभी हमने बात की कि अगर आपका कंटिन्यू जो सिटिंग का अगर काम होगा तो वहां पे आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज नेसेसरी, या बीच में ब्रेक्स लेना नेसेसरी है, या मूवमेंट करना नेसेसरी है। तो ये डिपेंड से काम पे ये इंडिविजुअल के कि ये इंडिविजुअल कंट्रोल कैसे किया जाए। तो ये आप एर्गोनॉमिक कंट्रोल्स यूज करो, यानी कि वर्क रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स चेक करके वो अलग अलग कंट्रोल्स यूज करो, या फिर इंडिविजुअल लेवल पे अलग अलग टेक्निक्स या मेथड्स यूज करके करना है। लेकिन आपका मेन टारगेट रहना चाहिए कि ओवरऑल हेल्थ जो है आपके इंडिविजुअल लेवल पे या डिपार्टमेंट लेवल पे या कंपनी लेवल पे, वो ओवरऑल हेल्थ हर एक पर्सन की मेंटेन रखनी चाहिए, और उसमें जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होना चाहिए। तो उसके लिए हमने अलग अलग पॉइंट्स की भी बात की थी। तो ओवरऑल आपकी जो हेल्थ है वो मेंटेन रखना जरूरी है। अगर आपको पॉसिबल है तो उसमें इम्प्रूवमेंट भी लाना जरूरी है। तो अगर आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो आपके जो कंप्लेंट्स है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएंगी, एमएसडीज आप अवॉइड कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी वर्क इफिशियंसी भी बढ़ेगी, जिसकी वजह से कंपनी को भी फायदा होगा, आपकी इफिशियंसी का इफेक्ट होगा, प्रोडक्शन का परसेंटेज बढ़ सकता है, और कम टाइम में आपको मैक्सिमम आउटपुट आ सकता है। तो ये प्रोएक्टिव एर्गोनॉमिक्स का यूज करके आप एमएसडी अवॉइड कर सकते हैं। इसमें जो अभी हमने बात की थी, इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे कि इंजीनियरिंग कंट्रोल थ्रू भी आप कर सकते हैं या फिर इंडिविजुअल लेवल पे भी आप कर सकते हैं। तो उसमें भी ये वर्क प्रैक्टिस कंट्रोल या जॉब रोटेशन मेथड या काउंटर एक्टिव स्केच ब्रेक्स, ये स्ट्रेच ब्रेक्स, ये ऐसे अलग अलग मेथड्स हैं
जिसके थ्रू आप ये एमएसडी अवॉइड कर सकते हैं। जैसे अभी हमने बात की थी, अगर आपका जॉब का नेचर ऐसा है कि वहां पे अगर आपको कंपलसरी रोटेशन करना पड़ेगा तो ही आप कंटिन्यू बेसिस पे काम कर सकते हैं या ब्रेक्स लेके काम कर सकते हैं, तो जॉब रोटेशन टेक्निक आपके लिए कंफर्टेबल हो सकती है। अगर आपको यहाँ पे कंटिन्यू बेसिस पे रेस्ट करके ही काम करना पड़ता है तो आपको कंटिन्यू बेसिस पे स्ट्रेच ब्रेक्स आपको लेना चाहिए, यानी कि 5-10 मिनट या 10-15 मिनट के लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए और उसके बाद में रिकवरी के बाद आपको वापस ज्वाइन होना है काम के लिए। तो ये रिकवरी टाइम कितना चाहिए ये आपके एक्चुअली पोस्चर पे डिपेंड है। अगर आपका ऑकवर्ड पोस्चर लेके आपका अगर रूटीन काम होगा तो शायद आपको रिकवरी टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। तो ये अलग अलग प्रैक्टिसेस से एमएसडीज अवॉइड करने के लिए। तो यहाँ पे जनरल जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई, तो यहाँ पे आपको अगर एमएसडीज अवॉइड करने के लिए जो भी कंट्रोलिंग टेक्निक्स हमने बताई थी या फिर प्रोएक्टिव एर्गोनॉमिक्स के बारे में बताया था, ये अगर आपने नहीं किया तो यहाँ पे अलग अलग इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि इंजुरी ऑकर हो सकती है, कुछ एक्सीडेंट होने के चांसेस हो सकते हैं, या फिर अगर आपकी ओवरऑल बॉडी मूवमेंट ठीक तरह से नहीं हो पाई तो शायद आपको लॉन्ग टर्म डिसऑर्डर या डिसीजेस होने के भी चांसेस हो सकते हैं। तो इसीलिए आपको कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करना चाहिए और यहाँ पे इंडिविजुअल लेवल पे भी काम करना चाहिए, क्योंकि आपके बॉडी को क्या प्रॉब्लम है, आपका पोस्चर कैसा है या फिर आपका वर्क स्टेशन डिजाइन कैसे दिया है, ये सब आपको ही मालूम है। थर्ड पर्सन या सिर्फ विजुअल ऑब्जर्वेशन करके ये बातें सॉल्व नहीं हो सकती हैं। तो यहाँ पे कुछ स्ट्रेटजी आपको डिसाइड करनी होगी। पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉमन गोल है उसको अचीव करने के लिए आप यहाँ पे क्या काम कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। और ये जो वर्क स्टेशन डिजाइन या फिर जो इंजीनियरिंग कंट्रोल है उसके लिए आपको कुछ फाइनेंस या फंडिंग की भी जरूरत होगी, तो वहां पे आपको मैनेजमेंट सपोर्ट भी नेसेसरी है। और उसके अलावा जो वर्कफोर्स है, ये वर्कफोर्स मैक्सिमम आप यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा, लेकिन एर्गोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये अगर आप ओवरऑल करते हैं तो एमएसडी अवॉइड होगी और परफॉर्मेंस अच्छा होगा और हेल्थ भी मेंटेन हो सकती है। अभी आईटी और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज या कोई सर्विस सेक्टर में जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आ सकता है वो है कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। तो मैक्सिमम जॉब्स आज के डेट में, चाहे वो आपकी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री हो, आईटी इंडस्ट्री हो, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हो, या फिर बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जहां पे ऑफिसर्स या मैनेजर लेवल पे जो काम होता है आज के डेट पे आपको कंप्यूटर का यूज करके ही वो काम करना पड़ता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो यहाँ पे कंप्यूटर विजन सिंड्रोम होने के आपके चांसेस ज्यादा है। और इसके अलावा भी विजन ओरिएंटेड छोड़ के जो भी बाकी के प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे आपके लिस्ट आउट किया है। जैसे कि यहाँ पे बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, रेडनेस, ड्राइनेस, टीयरिंग, ये विजन ओरिएंटेड इश्यूज हो सकते हैं। अगर बॉडी ओरिएंटेड, एर्गोनॉमिक्स ओरिएंटेड इश्यूज देखेंगे तो उसमें नेक स्टिफनेस हो सकती है, नेक पेन हो सकता है, शोल्डर पेन हो सकती है, हेडेक हो सकता है, बैकएक हो सकती है। और विजन ओरिएंटेड अगर आप वापस से देखेंगे तो यहाँ पे ब्लरिंग ऑफ विजन, डबल विजन, या प्रेसोपिया या मायोपिया या स्लोनेस ऑफ फोकस चेंज। तो ये अलग अलग प्रॉब्लम्स थ्रू या सिम्टम्स थ्रू आपको पता चलना चाहिए कि आपको कंप्यूटर विजन सिंड्रोम का इश्यू है। तो ये एग्जैक्टली क्या है? तो ये सीवीएस, ये ऐसी कंडीशन है या ऐसा रिजल्ट है जो आईज की वजह से होता है और कंटिन्यूअसली कंप्यूटर पे काम करने की वजह से होता है। अगर आप विदाउट ब्रेक लेके स्क्रीन से अगर आपका ध्यान नहीं हटा के कंटिन्यू बेसिस पे अगर आप एक ही पोस्चर पे काम करते होंगे तो वहां पे अलग अलग सिम्टम्स आ सकते हैं। जैसे कि हमने अभी बात की थी कि हेडेक हो सकता है, ब्लर विजन हो सकता है, नेक पेन हो सकती है, फटीग हो सकता है, या फिर आई स्ट्रेन्स या ड्राई आईज, इरिटेटेड आईज, डबल विजन, वर्टिगो, या फिर अगर आईज का फोकस जो है वो अगर हटता है, तो ये अलग अलग चीजें यहाँ पे हो सकती है जिसको हम कहेंगे सीवीएस। तो ये सिम्टम्स थ्रू आपको पता चलेगा और जिसके बेसिस पे आपको कुछ ना कुछ वहां पे एक्शन लेना चाहिए। तो कई जगह
एलिमिनेशन का भी इश्यू होता है। जैसे अगर हम बात करेंगे तो नॉर्मली जो कंप्यूटर्स, लैपटॉप या डेस्कटॉप या इवन मोबाइल का भी जो ब्राइटनेस होता है, अगर आप नॉर्मल लेवल पे ब्राइटनेस रखेंगे तो शायद आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आप कम टाइम के लिए काम कर रहे होंगे तो भी शायद आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अगर आप एक ही पोजीशन में हायर ब्राइटनेस में या फिर बाकी का जो डे लाइट होता है या फिर आर्टिफिशियल लाइट है वो अगर कम इंटेंसिटी का है और आपका स्क्रीन का लाइट यानी इंटेंसिटी अगर ज्यादा है तो ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। उसके अलावा अगर आपका टाइम जो है वो कंटिन्यू बेसिस पे आप काम करते होंगे, जैसे आज के डेट में बहुत सारे लोग मोबाइल जो यूज करते हैं वो बहुत ज्यादा टाइम यूज करते हैं या फिर डेस्कटॉप या लैपटॉप भी बहुत ज्यादा टाइम यूज करते हैं, तो यहाँ पर भी आपको नेक पेन, हेडेक या आई स्ट्रेन वगैरह इश्यू आ सकते हैं। तो ये सभी बातें ये कंप्यूटर यानी लैपटॉप्स या मोबाइल या दूसरे जो स्क्रीन्स होते हैं उसके ओरिएंटेड, विजन ओरिएंटेड जो इश्यूज है उसको हम कहेंगे कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। तो ये कंप्यूटर विजन सिंड्रोम्स नॉर्मली अगर कुछ आप याद रखेंगे, कुछ गाइडलाइंस फॉलो करेंगे तो ये शायद नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ ज्यादा ही लाइट है या फिर बहुत कम लाइट है या फिर आपकी जो बैठने का तरीका है वो गलत है या फिर आपका कंप्यूटर का स्क्रीन का ब्राइटनेस ज्यादा है या फिर स्क्रीन छोटा है, तो ऐसी जगह आपको ये सीवीएस के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो कंप्यूटर ओरिएंटेड विजन इश्यूज है उसको हम सीवीएस कहेंगे। और कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम भी यहाँ आते हैं, जैसे कि हमको आई स्ट्रेस या डिस्कम्फर्ट आपको फील होगा, यानी कि नॉर्मल जो आपका रीडिंग मोड है उसमें आप रीड नहीं कर पाते या फिर आपकी आंखों पे कुछ ना कुछ स्ट्रेस आपको महसूस होगा या फिर आपको थोड़ा सा सर दर्द हो सकता है या फिर आपकी जो नेक है उसमें भी पेन हो सकता है। ऐसे अलग अलग इश्यूज यहाँ पे आ सकते हैं। तो ओवरऑल रिसर्च बताता है कि 50 to 90% पीपल को जो कंप्यूटर स्क्रीन पे काम करते हैं उनको कुछ ना कुछ ये सिंड्रोम आ चुका है। यानी क्या कि इसमें अभी बहुत सारे लोग, चाहे वो आईटी बैकग्राउंड के रहो या ना रहो, फिर भी अगर वो कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स या मोबाइल स्क्रीन या अदर स्क्रीन अगर यूज करते होंगे तो इनमें ये मैक्सिमम विजन सिंड्रोम पाया गया है। तो यहाँ पे जो पहली बात होती थी कि जो प्रोफेशनल्स है या आईटी प्रोफेशनल है उनको ही ये प्रॉब्लम है, लेकिन आज की डेट में ऐसी इश्यू नहीं है। आप कोई भी बैकग्राउंड के रहो, आपको कंप्यूटर पे काम करना जरूरी है। इसीलिए ये सभी इंडस्ट्रीज में और इवन जो पहले एज फैक्टर था ये एज फैक्टर भी अभी नहीं है, हर एक एज में ये इश्यूज स्टार्ट हो चुके हैं। इवन अभी जो चिल्ड्रंस है उसमें भी ये इश्यूज स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि अभी जो ऑनलाइन सिस्टम्स है या ऑनलाइन एजुकेशन है या फिर जो अभी हम अलग अलग गेमिंग की प्रैक्टिसेस या फिर जो एजुकेशन की प्रैक्टिसेस करवाते हैं तो वो अगर मोबाइल थ्रू या लैपटॉप या डेस्कटॉप थ्रू होती है तो चिल्ड्रंस में भी ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये डिपेंड है आपका नेचर ऑफ वर्क, आपका टाइम ऑफ वर्क, आपका पोस्चर और ये जो बाकी के इश्यूज है, जैसे कि अभी हमने बात की थी कि इल्यूमिनेशन लेवल क्या है, वहां पे आपका जो स्क्रीन का मूवमेंट क्या है, स्क्रीन का हाइट कितना है, स्क्रीन का साइज कितना है, ऐसी बहुत सारी बातें आपको ध्यान में रखनी होगी और उसके बेसिस पे आपको डिसाइड करना होगा कि ये जो सिंड्रोम स्टार्ट हो चुका है ये इनिशियल स्टेज में है या नहीं। आपको अगर कुछ चेंजेस किए आपने तो शायद ये रिड्यूस हो सकता है या फिर आप रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये डिपेंड्स है आपके वर्क स्टेशन डिजाइन पे भी। अभी अगर विजन का इश्यू है तो ये आपके आंखों पे अफेक्ट कैसे करता है, तो ये एक्चुअली जैसे आपको एक कंसेप्ट मालूम है कार्पल टनल सिंड्रोम, यानी कि जो आपका हाथ है यानी कि हथेली का जो पार्ट है उसमें जो एक नर्व है उसको अगर कंटिन्यू बेसिस पे एक ही रिपीटेटिव मोशन में काम करना पड़ता है तो वहां पे ये सीटीएस आ सकता है, कार्पल टनल सिंड्रोम। उसी तरह यहाँ पे ये कंटिन्यूअस बेसिस पे स्क्रीन पे अगर आप ध्यान रखते होंगे या फिर रीड करते होंगे तो यहाँ पे वही बेसिस पे सीवीएस भी आ सकता है। तो ये इसका मेन जो स्ट्रेन है ये आपके आईज पे आता होगा
और जो कार्पेंटर सिंड्रोम का है वो हथेली यानी हाथ में आता होगा। तो ये डिपेंड से आपकी मूवमेंट क्या है, आपका कंटिन्यूअस जो वर्क है उसका नेचर क्या है, और उसके जो पर्टिकुलर कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि अभी हमने बात की थी कि आपका जो नेक पोजीशन है या आईज का जो हाइट है और आपका स्क्रीन का हाइट है कितना मैच होता है, उसमें मिनिमम डिस्टेंस कितना है और आप कितने टाइम के लिए वो काम कर रहे हैं। तो ये अगर आपने निगलेक्ट किया आपके बॉडी मूवमेंट ने या फिर आईज ने अगर आपको इंडिकेट किया है, कुछ सिम्टम्स बताया है कि इसकी वजह से ऐसे इश्यूज होते हैं, तो ये निगलेक्ट किया तो ये कंटिन्यू बेसिस पे ये लॉन्गर टर्म में जा सकता है और जिसकी वजह से क्रोनिक इफेक्ट हो सकते हैं। तो ये स्पेशली जब आप कंप्यूटर पे काम करते हैं तो आपका फोकस और रीफोकस के लिए ज्यादा टाइम लग सकता है अगर आप कंटिन्यू बेसिस पे काम करेंगे। अगर ये आपका रीडिंग का अलग अलग स्टाइल हो सकता है, तो यहाँ पे मूवमेंट जो है वो मूवमेंट के बेसिस पे भी आपके अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में स्ट्रेंथ हो सकते हैं। उसके अलावा जो पेपर्स है या फिर बाकी के आजू बाजू में आपके कुछ फाइल्स होंगे या फिर दूसरे कुछ इश्यूज होंगे, तो उस पर भी आप नजर हटा सकते हैं या फिर आप मिक्सअप काम कर सकते हैं। कंटिन्यू बेसिस पे स्क्रीन पे काम करने की जगह आप स्क्रीन से आप फाइल पे या नोटबुक में कुछ लिखना है या फिर आपको कहीं पे आजू बाजू में कुछ देखना है या फिर आपकी मूवमेंट होती है, तो शायद ये ब्रेक लेने की वजह से ये सीवियस आप अवॉइड भी कर सकते हैं। तो आपका फोकस शिफ्ट होना चाहिए फ्रिक्वेंटली, या फिर जो ब्रेन को आपको जो कंटिन्यू काम देते हैं उसको थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए, या फिर जो आपको मसल्स है ये मसल्स में भी अगर स्ट्रेन अवॉइड करना है, स्पेशली हम आई मसल्स की बात कर रहे हैं, तो आई मसल्स के लिए भी आपको कुछ रिकवरी टाइम देना चाहिए या फिर उसको रिलैक्सेशन के लिए भी टाइम देना चाहिए। उसके अलावा जो हमने बात की थी बुक्स होंगे या फिर कुछ पेपर पेस होंगे या फिर कुछ अलग अलग जो उसमें कुछ ऐसे तरीके भी है जहाँ पे कॉन्ट्रास्ट या फ्लिकरिंग इफेक्ट या ग्लेयर यानी कि एक्स्ट्रा लाइट या इंटेंसिटी, अगर ऐसे कुछ यहाँ पे इश्यूज है तो उनको अलग अलग स्क्रीन भी यूज कर सकते हैं आप, जैसे अभी मार्केट में स्क्रीन ऐसे आते हैं जिसकी वजह से ये ऐसे इफेक्ट आप रिड्यूस भी कर सकते हैं। जैसे अभी हम पहले नॉर्मल ब्लैक एंड व्हाइट टाइप का यूज करते थे, अभी कलरफुल यूज करते हैं, ब्राइटनेस हायर साइड में लेते हैं, इफेक्ट अच्छा होने चाहिए। लेकिन अगर ये आपका 1-2 मिनट से ज्यादा काम होता है हायर ब्राइटनेस पे, उसकी वजह से आपको आई मसल्स को प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये ब्लिंकिंग इफेक्ट या फिर जो अलग अलग इफेक्ट्स है कंप्यूटर ओरिएंटेड, ये आपको सभी इफेक्ट्स आपको अवॉइड करना है। अगर ये आपने कंटिन्यू बेसिस पे नहीं किया तो विजन आपका शायद ब्लर हो सकता है या फिर डबल इमेजेस आपको दिखाई दे सकते हैं या फिर आपको कंटिन्यू बेसिस पे उसको फोकस नहीं कर पाएंगे, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसमें हो सकते हैं। तो ये सभी आपके आंखों पे अफेक्ट करने वाले हैं। तो ये जो अलग अलग पॉइंट्स है इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और फिर जो रॉन्ग प्रैक्टिसेस है उसको अभी अवॉइड करना पड़ेगा। उसके अलावा जो एज फैक्टर है, अगर आपका एज 40 प्लस है तो नॉर्मली आपका जो आईज का कैपेबिलिटी रहता है, कैपेसिटी रहता है, वो एबिलिटी कम हो जाता है। यानी कि जो मेन फोकस आपका जो होता है नॉर्मल एज में 20 to 30 एज में या 40 तक होता है, तो ये फोकस अभी थोड़ा सा शिफ्ट हो सकता है या फिर उसकी कैपेबिलिटी कम हो सकती है। तो आपको डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए और उस हिसाब से अगर आपके एज वाइज या एज के इफेक्ट की वजह से ये प्रॉब्लम होता है तो डॉक्टर्स उसको नॉर्मली प्रेस बायोपिया बोलते हैं, एज फैक्टर की वजह से फोकस शिफ्ट होना। अगर इसको आपको अवॉइड करना है तो आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी होगी, जैसे कि स्क्रीन से कंटिन्यू ध्यान जो है आपका हटाना पड़ेगा और कुछ टाइम के बाद आपको ब्रेक भी लेना होगा। तो जैसे यहाँ पे कुछ बाकी की गाइडलाइंस भी है, जैसे अगर आपके नेक में पेन होता है तो आपको पता चलना चाहिए कि आप बहुत ज्यादा टाइम तक कंटिन्यू एक ही पोस्चर में बैठे हैं, तो इसलिए आपको लाइटिंग और चेयर पोस्चर्स की पोजीशन भी देखनी चाहिए। जैसे अगर लाइटिंग की बात हमने की थी कि वहां पे ओवरहेड लाइट या फिर डेस्क लैंप
या फिर आपका जो विंडोज का लाइट होता है नेचुरल लाइट यानी कि डे लाइट, वो अगर आपको यूज करना है तो आपकी स्क्रीन की मूवमेंट भी उसी हिसाब से यूज करनी चाहिए। अगर स्क्रीन पे वो ग्लेयर इफेक्ट करता है लाइट की वजह से, तो वो आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उससे भी आपका आई स्ट्रेन बढ़ सकता है। या फिर जितने वैटेज का आपको बल्ब का रिक्वायरमेंट है उतना ही बल्ब आपने यूज करना चाहिए या फिर लाइट यूज करने चाहिए। इसीलिए आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो एलईडीज लाइट आते हैं, जो एलईडीज लाइट का अगर आपने वैटेज कम रखा और उसमें अगर मल्टीपल फ्रीक्वेंसी के भी लाइट आते हैं, यानी कि आपका जो वैटेज है आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं। तो आपका रूटीन क्या है, आपका स्क्रीन किस हिसाब से रखा गया है और आपका लाइट का जो रिफ्लेक्शन है वो कैसे आता है, वो आपको चेक करना चाहिए। और उसके बाद में ही आपका जो स्क्रीन से वो नॉर्मल पोजीशन में आप कंटिन्यू बेसिस पे यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जो चेयर है उसका भी आपको ध्यान रखना है, उसकी हाइट का ध्यान रखना है, आपका जो पोस्चर है आप किस हिसाब से बैठते हैं उसका भी ध्यान रखना है। जैसे नॉर्मली जो गाइडलाइंस है, तो आपकी स्क्रीन और आपके जो आईज है उसमें मिनिमम 1 फीट का डिस्टेंस रहना ही चाहिए, और उससे अगर ज्यादा आप क्लोज जाते हैं तो उसकी वजह से आई स्ट्रेन हो सकता है, क्योंकि आपके जो आईज है वो डिजाइन ऐसे किया गया है कि आपको 270 डिग्री तक दिखाई देता है, इसीलिए आपको स्क्रीन के क्लोज जाने की जरूरत नहीं है। तो नॉर्मल डिस्टेंस रख के भी आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन आपको ये बाकी की बातें भी ध्यान में रखनी है कि आपका लाइट या बल्ब का जो लाइट है वो कहाँ पे गिर रहा है, या फिर जो विंडो का लाइट है वो कहाँ पे गिर रहा है, और आपका जो चेयर पे जो पोस्चर है या पोजीशन है वो भी कैसे है। तो आपको जो चेयर पे बैठेंगे वो आपको कंफर्टेबल फील होनी चाहिए, उसी हिसाब से ये चेयर आपको अप्रोप्रिएट सिलेक्शन करना चाहिए। क्योंकि जो नॉर्मल आपका कंप्यूटर पे टाइपिंग होता है या फिर माउस का यूज होता है, ये बहुत सारे ऐसी बातें हैं कि ये नॉर्मल तो लगती है, लेकिन जैसे 8-8 घंटे अगर आप ये सेम काम करेंगे तो यहाँ पे आपको कीबोर्ड और माउस को अच्छी तरह से कैसे हैंडल करते हैं इसका भी ट्रेनिंग देना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपकी रिस्ट की मूवमेंट्स को प्रॉब्लम आता है, या रिस्ट पेन करती है, या फिर एल्बो पेन करता है, या फिर शोल्डर पेन करती है, या नेक पेन करता है, इसका सीधा मतलब है आप एक ठीक पोस्चर में बैठते नहीं है। और ये अगर आप पोस्चर ठीक तरह से है या फिर आप ब्रेक्स नहीं लेते होंगे तो कुछ ना कुछ इश्यूज आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से ऐसे रिजल्ट्स आते हैं। तो अगर आप अलग अलग अच्छी प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करेंगे तो ये सीवियस आप अवॉइड कर सकते हैं। जैसे अभी हमने बात की थी कि ये 20 to 28 इंचेस जो स्क्रीन है, तो ये अगर स्क्रीन लार्ज होंगे तो आपको जो फॉन्ट साइज या जो भी आप इमेजेस या वीडियोस आप यूज करते होंगे तो वो आपको अच्छी तरह से नॉर्मल लुक में भी आपको दिखने चाहिए। तो ये विजन आपको क्लियर हो सकता है अगर आपका स्क्रीन का साइज ठीक ठाक होगा तो। और इसमें जो 4 to 5 इंचेस का अगर आपने उसका डिस्टेंस रखा आई लेवल के नीचे, तो आपको ये समझ में आएगा कि ये नॉर्मल जो पोजीशन है आपकी उस हिसाब से आप इजीली रीडिंग कर सकते हैं। अगर ये बहुत ज्यादा ऊपर है या बहुत ज्यादा नीचे है तो नेक पेन आपका होगा, और उसके बेसिस पे भी ये अगर इनिशियल लेवल पे होगा तो उस पे एक्सरसाइज है, और एक्सरसाइज करने के बाद ये सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन कंटिन्यू बेसिस के लिए आपको स्क्रीन का लेवल चेंज करना होगा, क्योंकि नॉर्मली टेबल हाइट और आपका हाइट तो नियर अबाउट फिक्स होता है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस चेंजेस हो सकते हैं, इसी हिसाब से आपको स्क्रीन का लेवल भी चेंज करना पड़ेगा। इसके अलावा जो लोकेशन ऑफ सोर्स मटेरियल्स, यानी कि आप जो डेस्क पे काम करते हैं तो उसके आजू बाजू में जो मॉनिटर के अलावा जो कीबोर्ड रहेगा, माउस रहेगा, या फिर अभी जो मैं डिजिटल पैड भी यूज कर रहा हूँ, पेन भी यूज कर रहा हूँ, प्रिंटर भी यूज कर रहा हूँ, वहां पर सीपीयू भी मेरा एडजस्टेबल है, या फिर अगर मुझे बीच में ही कोई फाइल यूज करनी है, या फिर मुझे कुछ पेपर पेन पे नोट डाउन करना है, तो ये सब जो बातें आपको कंटिन्यू बेसिस पे लगती है आपके रूटीन एक्टिविटीज में, ये सभी आपके आजू बाजू में चाहिए। यानी कि आपके जो आर्म से आपके हाथ जहां तक पहुंचते हैं उसके दायरे में ये पूरी चीजें अगर रहेगी तो आपकी ओवरऑल बॉडी मूवमेंट कंफर्टेबल फील करेगी। और इसके अलावा जो आपका कंप्यूटर स्क्रीन से जो फोकस है
वो फोकस भी नहीं हटेगा। तो ये पहले से ही आपका वर्क स्टेशन उस हिसाब से डिजाइन होना चाहिए और उसकी वजह से आपके जो सीवीएस के इश्यूज है वो कम हो सकते हैं। अभी हमने बात की थी इसके पहले, जो 20-20-20 का रूल आपने फॉलो करना चाहिए अगर आप कंटिन्यूस बेसिस पे स्क्रीन पे काम करते हो, यानी कि 20 मिनट्स के बाद आपको ब्रेक लेना है और 20 फीट तक आपको कुछ देखना है या फिर एटलीस्ट 20 सेकंड्स तक आपको आईज को क्लोज करना है। तो ये किस लिए है कि जो आई स्ट्रेंस है, ये आई स्ट्रेंस अवॉइड करने के लिए, रिकवर करने के लिए आपको ये 20-20-20 का रूल फॉलो करना चाहिए। और अगर आप कंटिन्यू बेसिस पे फिर भी काम करते हैं तो आपको लॉन्गर ब्रेक्स भी लेने चाहिए, जहां पे आपको कम से कम 15 मिनट के लिए 2-2 घंटे के बाद आपके आईज को रिलैक्स करना चाहिए। तो ये डिपेंड्स है और आपकी कंडीशन क्या है, आपके बाकी के काम क्या है। अगर आप घर पे भी जाके कंप्यूटर्स या मोबाइल्स पे काम करते होंगे तो यहाँ पर आपको डॉक्टर की सलाह भी लेनी पड़ेगी और उस हिसाब से भी वर्कआउट करना पड़ेगा। तो ये सभी बातें डिपेंड है कि आपकी सीरियस की जो स्टेज है वो कैसे है। अगर इसमें आप देखेंगे तो अलग अलग ऑप्टोमेट्रिस्ट भी यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो नॉर्मली जो मेडिकल टेस्ट होते हैं ओवरऑल ईयर में, तो उसमें विजन टेस्ट भी होती है। और ये विजन टेस्ट इसीलिए होती है कि अगर एज वाइज या जो भी एनवायरनमेंट आपके यहाँ पे इंडस्ट्री में है या घर पे है उसकी वजह से अगर कुछ इश्यूज होते हैं तो उसकी वजह से भी एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। जैसे कि अगर कोई छोटा पार्ट आपको ऑब्जर्व करना है, उसकी क्वालिटी चेक करनी है, अगर आपको ठीक से दिखाई नहीं देगा तो वो क्वालिटी चेक ठीक तरह से नहीं होगा। या फिर जो बटन्स है ऑन या ऑफ, या फिर आपको अगर कलर का इश्यू है या कुछ एज के बाद या कुछ इश्यूज की वजह से, तो शायद ग्रीन, रेड या ब्लू या ब्लैक जो कलर्स मेनली नॉर्मल यूज होते हैं इंडस्ट्रीज में, अगर वो भी आपको ठीक तरह से दिखाई नहीं देंगे तो भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसीलिए आपको कंटिन्यू बेसिस पे या फिर जो विजन टेस्ट है वो विजन टेस्ट नॉर्मली करना चाहिए और स्पेशली 40+ एज वालों के लिए भी विजन टेस्ट करना नेसेसरी है। तो ये कुछ स्पेशल यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस भी होते हैं। अगर इनकेस आपका कंप्यूटर स्क्रीन में ब्राइटनेस ज्यादा है या फिर ग्लासेस ठीक नहीं है या फिर अगर वहां पे ग्लेयर के इश्यूज है तो वहां पे एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग्स भी आप यूज कर सकते हैं या कुछ स्पेशल स्क्रीन्स भी यूज कर सकते हैं जहां पे वो जो लाइट है वो हाई इंटेंसिटी वाला वो एब्जॉर्ब कर लेगा और नॉर्मल लाइट आपको दिखाई देगा, जिसकी वजह से आईज का जो स्ट्रेन है वो मिनिमाइज हो सकता है। या फिर इसमें विजन थेरेपी भी, जैसी फिजियोथेरेपी होती है वैसे विजन थेरेपी भी आप अप्लाई कर सकते हैं और उसके एक्सरसाइज थ्रू भी ये सीवियस मिनिमाइज कर सकते हैं। जो भी आप डे लाइट में जो मेन काम करेंगे वही सेम काम आप नाइट में इजीली नहीं कर पाते, क्योंकि आर्टिफिशियल लाइट और डे लाइट में थोड़ा डिफरेंस होता ही है। डे लाइट में आपको जो नेचुरल फीलिंग होगा, जो कंफर्टेबिलिटी फील होगी, वो नाइट में जो आर्टिफिशियल लाइट्स में हो नहीं सकती। तो ये डिपेंड्स है, क्योंकि आपकी जो बॉडी है, आपके जो बॉडीज के आईज है वो इसी हिसाब से डिजाइन है कि आपको नाइट में सोना है और डे में काम करना है। तो अगर आप नाइट शिफ्ट में काम करते हैं तो ये अगर आप अनअवॉइडेबल है तो ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा केयर लेके काम करना पड़ेगा। तो ये सभी बातें सीरियस ओरिएंटेड है, यानी कि विजन ओरिएंटेड है। अगर ये इश्यूज आते हैं और इसको कंट्रोल कैसे करना है ये आपको अलग अलग पॉसिबिलिटी मालूम चाहिए।